हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन विद अमित सर में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, यानी 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का बात करेंगे जो हिस्ट्री से लिया गया है और इतिहास का 10th क्लास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद है। इससे मैंने 50 क्वेश्चन निकाले हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं जो बिहार बोर्ड में आते हैं। साथ में ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं और वैसा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है या वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन जिस एग्जाम में पूछा जाता है उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली तथा जर्मनी यूरोप के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं दुनिया में 7 महादेश है जिसमें से सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है और नीचे से सेकेंड नंबर पे आता है यूरोप। यहीं पे इटली हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ये सब यहीं पे है यूरोप में। दूसरा क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो पहले बात करते हैं वीना कांग्रेस। वीना कांग्रेस का अध्यक्षा कौन कर रहा था? तो मेटरनिक कर रहा था जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और ये मेटरनिक 4 देश को बुलाकर और क्या करते हैं, सम्मेलन करते हैं, वीना में सम्मेलन करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया वीना कांग्रेस। और इसमें इससे पहले वीना कांग्रेस से पहले नेपोलियन बोनापार्ट को यही चारों देश मिलके हराया था। क्यों हराया था? क्योंकि वो फ्रांस में क्या था, शासक था, यानी फ्रांस का राजा 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट बनता है। वो वहां पे मतलब नागरिक को बहुत स्वतंत्रता दिए थे और साथ में उसका प्रभाव धीरे धीरे फैल रहा था। तो उसी प्रभाव को कम करने के लिए ये ऑस्ट्रिया का चांसलर इसका प्रभाव को दबाने के लिए 4 देश को अपने पक्ष में मिलाते हैं और नेपोलियन बोनापार्ट को युद्ध में हरा देते हैं और उसको सेंट हेलेना द्वीप पर भेज देते हैं। और इधर वीना कांग्रेस वही चारों देश मिलकर सम्मेलन करता है, उसका नाम वीना कांग्रेस होता है। और उससे पहले बुर्बो राजवंश चल रहा था फ्रांस में 1789 से पहले, फिर से उसी वंश को स्थापना कर देते हैं, इसलिए ये आंसर हो जाएगा इसका बुर्बो वंश। तो किस वंश का पुनः स्थापना हुआ? तो बुर्बो वंश। कितना एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी इटली का पैगंबर, मसीहा सब कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इटली का एकीकरण करने का प्रयास सबसे पहले मेजनी ने किया था। और मेजनी क्या किए थे? तो मेजनी एक गुप्त संगठन था जिसका नाम था कार्बोनारी। उसका स्थापना 1810 में हुआ था। उसका सदस्य बन जाता है कौन? मेजनी। और बाद में जाके वो उसको देश से निकाला भी जाता है। उसको किसके, मेटरनी के डर से इसको भागना पड़ता है, दूसरे देश में चले जाते हैं और वहां पे यंग इटली, यंग यूरोप का स्थापना सब करते हैं इटली का एकीकरण करने के लिए। तो इसमें हो जाएगा मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनारी से था। अगला क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इंग्लैंड हो गया, रूस हो गया, प्रसा हो गया, ऑस्ट्रिया। इसमें से अगर बात करें तो ऑस्ट्रिया हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काउंट काबूर को विक्टर एमुल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काबूर कूटनीतिज्ञ थे और विक्टर एमुल शासक थे सार्डिनिया पीरमाउंट के। तो ये विक्टर एमुल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया और इनको बोला, इनको छूट दिया जो आप इटली का एकीकरण करिए। तो ये कूटनीतिज्ञ थे ही, ये इटलीकरण का बहुत हद तक एकीकरण कर दिए। इसलिए इटली का एकीकरण में हम लोग 4 व्यक्ति प्रमुख है, जिसमें से पहला व्यक्ति मेजनी का नाम अभी आया है, अभी एक नाम और आ गया काउंट काबूर, एक नाम इधर भी आ गया विक्टर एमुल, और एक और है गेरिबाल्डी जो पेशे से नाविक थे और उन्होंने दक्षिणी इटली का एकीकरण कर दिए, वो भी तलवार के दम पे, यानी तलवार चला के। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? अभी क्वेश्चन आ गया। अभी हम बोले हैं गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे, नाव चलाते थे। अगला क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी में जाके क्या किए थे, वो 39 ठो राज्य को मिला के एक ठो राज्य बना दिया था जिसका नाम रख दिया था जर्मन राइन राज्य। तो इसका स्थापना किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाल्बेरिन कैसी संस्था थी? तो जाल्बेरिन एक व्यापारियों के लिए संस्था थी जिसके तहत मुद्रा, अनेक प्रकार के मुद्रा चल रहा था। उस मुद्रा को क्या कि कम करने के लिए इस संस्था का स्थापना किया गया था।
इससे वहां पे एकता भी बढ़ा। अगला क्वेश्चन तो यहाँ पे व्यापारियों के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किए थे, लेकिन वो अकेले किए थे जर्मनी का एकीकरण, यानी 3 ठो युद्ध करके, यानी एकदम कूटनीति के थे, एक से दोस्ती करते थे और एक को मारते थे। यही कूटनीति किए थे और मैं रक्त एवं लोह की नीति अपनाया। वहां पे बोला गया जितने व्यक्ति है सबको सेना में भर्ती होना पड़ेगा, जितने परिवार के एक सदस्य या 2 सदस्य को सेना में भर्ती होना ही पड़ेगा। तो इसी को कहा जाता है रक्त एवं लोह की नीति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो हम लोग जानते हैं 3 ठो युद्ध किए थे बिस्मार्क, जिसमें से पहला युद्ध वो डेनमार्क से किए थे, दूसरा युद्ध ऑस्ट्रिया से किए थे, तीसरा युद्ध किए थे फ्रांस से। और फ्रांस को हराकर फ्रांस में उसके बीच में संधि होता है, उसी संधि का नाम है फ्रैंकफर्ट की संधि। ये हुआ था 1871 में। तो फ्रैंकफर्ट की संधि पूछेगा तो 1871 में होगा। इसी के तहत जर्मनी का एकीकरण हुआ था। पूछेगा जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1871 में हुआ। पूछेगा इटली का एकीकरण कब हुआ? तो 1871 में। अगला क्वेश्चन है, नेपल्स की क्रांति कब हुआ था? तो नेपल्स की क्रांति हुआ था 1821 में, इससे बहुत पहले हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में क्या था, महिलाओं सबको अधिकार नहीं दिया गया था, तो महिला सब और साथ में पुरुष भी थे, सब मिलकर आंदोलन किया था, उसी का नाम है चार्टिस्ट आंदोलन। अगला क्वेश्चन, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब? तो यूनान पे किसका प्रभाव था? तो यूनान पे ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की का प्रभाव था। तो तुर्की से आजाद कराने के लिए बहुत सारा देश यूनान को मदद किए थे और उसको आजाद भी करा दिए। किसको? यूनान को। लेकिन रूस का अपना प्रभाव रखना चाहता था यूनान पे, इसलिए एक तो संधि होता है एड्रियानोपुल की संधि, वो 1829 में होता है। लेकिन उसके तहत इसको स्वतंत्र घोषित नहीं किया गया था, वो कहा गया था रूस के प्रभाव में रहेगा। लेकिन अन्य देश फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ये नहीं चाह रहा था रूस का प्रभाव रहे। तब जाके 1832 में इसको फाइनली क्या कर दिए? स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो हम पहले समझाया मेजनी का संबंध में, जो इसका स्थापना हुआ था 1810 में, तो यहाँ पे लिखा गया 1810। अगला क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? अभी समझाया, एड्रियानोपुल की संधि 1829 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एड्रियानोपुल की संधि किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो तुर्की और रूस के बीच हुआ था, क्योंकि वो 1829 में हुआ था। इसके तहत यूनान को स्वतंत्र नहीं किया गया था, वो नाम मात्र का प्रभाव रहेगा लेकिन स्वतंत्र नहीं रहेगा। लेकिन यूनान वासियों ने नहीं माना और ये संधि फेल हो गया। उसके बाद 1832 में जाके स्वतंत्र घोषित कर देता है यूनान को। अगला क्वेश्चन है, इसी में सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ? तो जो पहला युद्ध किया था वो डेनमार्क से किया था बिस्मार्क। दूसरा युद्ध जो किया था वो किया था ऑस्ट्रिया से, और वो किया था सेडोवा में, जगह का नाम है सेडोवा। तीसरा युद्ध किया था फ्रांस से, वो किया था सेडान में। तो तीसरा युद्ध 1870 में करता है। तो सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो इसमें से किस देश का हंगरी पर? तो यही है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का बहुत सारा देश पे प्रभाव था, तो यहाँ भी हंगरी पे भी प्रभाव था। किसका? ऑस्ट्रिया का। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड के विरुद्ध विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो ये रूस का होगा, क्योंकि पोलैंड पे रूस का प्रभाव था। तो रूस में जो विद्रोह हो रहा था उसको कुचल दिया कौन? आदि रूस बोल दिया। पोलैंड में जो विद्रोह हो रहा था उसको क्या कौन कुचल दिया? रूस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध कहां हुआ था? अभी समझा है, 1870 में सेडान में युद्ध हुआ था, और उससे पहले हुआ था सेडोवा में युद्ध, जिसको 1866 में हुआ था, और उससे पहले 1864 में युद्ध हुआ था डेनमार्क से। तो ये सब याद रखना है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान स्रोत रहा? तो ये होगा यूनान, क्योंकि उस समय में ज्ञान विज्ञान का केंद्र था कौन? यूनान। और यूनान पे किसका प्रभाव था? तुर्की का। अब तुर्की का जो यूनान पे जो तुर्की का प्रभाव था, तो हर एक देश चाहते थे, इंग्लैंड हो गया, रूस हो गया, सब चाहते थे जो कौन आजाद हो? यूनान आजाद हो जाए, इसलिए उनको मदद भी किए थे। तो ये इस पे किसका? तो यूनान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? तो युवा इटली को हम लोग यंग इटली कहते हैं, और एगो होगा यंग यूरोप।
तो यंग इटली बोले या यंग यूरोप बोले, इसका स्थापना किसने किया था? मेजनी ने। जब ये इसको देश निकाला घोषित कर दिया, जब ऑस्ट्रिया के डर से ये इसको ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, उसके डर से इसे भागना पड़ा था, तब इसने बाहर जाके, अपने देश से बाहर जाके यंग इटली यंग यूरोप का स्थापना किया था। यंग इटली का स्थापना किया था 1831 में और यंग यूरोप का स्थापना किया था 1834 में। अगला क्वेश्चन, बिस्मार्क निम्न में से क्या थे? तो इसमें से कवि थे, नाटक थे, संगीतकार थे, कूटनीतिज्ञ थे। अभी समझा है, कूटनीतिज्ञ थे, एक से दोस्ती करके एक को मारते थे, इसको कहते हैं कूटनीतिज्ञ। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सार्निया पीरमाउंट का शासक कौन था? तो हम पहले समझा दिया, विक्टर एमुअल। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो लॉर्ड बायरन। ये यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, तो ये इंग्लैंड के कवि थे लॉर्ड बायरन। इसने क्या किए, वहां पे जाके और इसको समर्थन करे थे, आंदोलन में भाग लिए थे, तो उसी के दौरान इनकी मृत्यु हो जाता है। और अच्छे से देश सब और आ जाता है इन देश को, तब जाके जल्दी स्वतंत्र हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो इसका स्थापना प्रसा ने किया था। याद रखना है, हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा मेग्यार थी उस समय में। हंगरी का भाषा क्या थी? मेग्यार। और हंगरी का राजधानी पूछेगा तो बुडापेस्ट। याद रखना है दोनों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान पे किसका प्रभाव था? तुर्की का, तो तुर्की का पराजय हुआ। अगला क्वेश्चन, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो मारियान फ्रांस के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। जैसे हम लोग का राष्ट्रगान है, वैसे ही वहां पे मारियान जो है वो किसका अति था? राष्ट्रवाद की प्रतीक था, तो किसका? फ्रांस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना उसे कहा जाता है जो यूरोप के लिए ज्ञान विज्ञान का केंद्र हो। तो अभी हम समझा है, यूरोप के लिए ज्ञान विज्ञान का केंद्र कौन था? तो यूनान। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूनान, यूनान होगा। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1707 में पारित हुआ। उसमें ए दे दिया है 1688, ये गलत होगा, 1707 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासक था? तो हम लोग समझा है, वीना कांग्रेस के बाद बुर्बो राजवंश का वहां पे स्थापना किया था, जो 1789 से पहले वही वंश था। तो यहाँ पे कौन वंश होगा? बुर्बो वंश। नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू की गई? तो जब फ्रांस का राजा 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट बनता है, तो वो अपना नियम कानून लगाता है, उसे ही कहा गया नेपोलियन संहिता। तो ये इसमें होगा 1804, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो 3 युद्ध किए। पहला युद्ध डेनमार्क से किए, दूसरा युद्ध किए ऑस्ट्रिया से, तीसरा युद्ध किए फ्रांस से। याद रखना है, बिना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो बिना कांग्रेस में ब्रिटेन है, रूस है, फ्रांस है, जर्मनी, तो ये तीनों देश था, लेकिन ये जर्मनी नहीं था। या यहाँ पे प्रसा दे देगा तो प्रसा नहीं था, तो इतना याद रखना है। एक देश और है यहाँ पे, 4 देश याद रखना है, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस। एक और देश था जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था कौन? मेटरनिक, यही अध्यक्षता कर रहा था यहाँ पे, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया? तो ये रूस ने किया था, पवित्र संघ की योजना। यंग इटली के संस्थापक कौन था? अभी समझा है, यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजनी होगा। अगला क्वेश्चन, फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो ये कहा था चार्ल्स दसम, क्योंकि 1789 में वहां का क्रांति होता है, तो वहां बुर्बो राजवंश खत्म हो जाता है। वहां का जो राजा रानी होता है उसको फांसी गिलेटिन पर चढ़ा के मार देता है। उसके बाद वहां का मतलब शासक बनता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट बनता है 1804 में। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट को हराता है कौन? तो 4 देश मिलकर, जिसमें प्रमुख था कौन? ऑस्ट्रिया का चांसलर। उसके बाद उसको हरा देता है, फिर से बुर्बो राजवंश का बैठा देता है लुई 18वां। जब लुई 18वां की मृत्यु होता है, तो वहां पे राजा बनता है कौन? चार्ल्स दसम। लेकिन लुई 18वां उदारवादी शासक थे, उन्हें जनता का भी मर्जी जानना, मतलब जनता पे भी ध्यान देते थे। लेकिन ये कहते थे, अगर हम जनता पे ध्यान दें तो राजा किस काम के? ये कहता है, जो अंग्रेजी शासन, यानी वो जनता को थोड़ा देख के चलते हैं, उनको नहीं देखना है। अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना, मैं लकड़ी काटूंगा लेकिन ऐसा शासन नहीं करूंगा जिसमें राजा निरंकुश न हो, ये कहता था ये चार्ल्स दसम। अगला क्वेश्चन है, प्रसा का शासक कौन था? तो प्रसा का शासक अभी हम लोग समझाए थे, विलियम प्रथम। प्रसा का शासक कौन थे? विलियम प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
यूरोप का मरीज किसे, कस लिख दिया है, किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। उस समय में तुर्की को कहा जाता था। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? तो अभी हम समझाए थे, क्या समझाए थे? राइन संघ, यानी जर्मन राइन संघ का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो कौन सा संधि ऐसा था? कुस्तुतुनिया के संधि द्वारा। क्योंकि हम लोग जानते हैं स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हुआ था 1832 में, जो कुस्तुतुनिया की संधि हुआ था उसी में 1832 में हुआ था। और इधर इसमें, अच्छा इसमें डी दे दिया है, एड्रियानोपोल की संधि, ये गलत होगा, यही होगा कुस्तुतुनिया की संधि। सन एक और है इसमें, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो अभी समझा है, यंग इटली, यंग यूरोप पूछे तो किसने किया था? मेजनी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नव गुएफ आंदोलन कहां हुआ था? तो इटली में हुआ था, याद रखना है। मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर, अभी समझाया है। अगला क्वेश्चन, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1810 में। फिर से आगे दोबारा आ गया क्वेश्चन, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसमें संवैधानिक राजतंत्र, अच्छा इसमें ए दे दिया है, ए गलत होगा, इसमें संवैधानिक राजतंत्र होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो शुरू में समझाया था, दक्षिणी इटली का एकीकरण तलवार के दम पे किसने किया था? गेरिबाल्डी, और उन्हीं ने लाल कुर्ती का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? इसमें पुनर्जागरण दिया है, धर्म सुधार दिया है, गौरवपूर्ण क्रांति दिया, फ्रांस की क्रांति। इसमें भी कंफ्यूजन है। पुनर्जागरण से माना जाता है, लेकिन उन्नत रूप से सामने आया कब? फ्रांस की क्रांति के बाद ये उन्नत रूप से सामने आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने अपनाया था। तो ये हुआ 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हिस्ट्री के पहला चैप्टर से लिया गया, यूरोप में राष्ट्रवाद से लिया गया है। इसी क्वेश्चन में से बिहार में हर एक साल, बिहार बोर्ड का हर एक साल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आई होप आप लोग समझोगे। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से वीडियो मिलता रहेगा, और ऑल सब्जेक्ट देखेंगे, कोशिश करेंगे ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव वगैरह लेके आए, और इसी तरह आप लोग को समझाने का कोशिश करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्त लोगों को भी बताइए, जिससे वो भी थोड़ा